नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। और आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कर रहे हैं यूकेपीएससी के लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी। आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है NCERT, और इसमें हम टॉप जो MCQs होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और उन्हीं के माध्यम से पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एरिक ERIC, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एरिक। ठीक है, और ये एरिक जो है, एक मिनट। एरिक निम्नलिखित में से किस संगठन की एक इकाई है? यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं: NCERT, NCTE, NIEPA और NRF। ठीक है, यहाँ पे चार संगठन दे रखे हैं, उनमें से किसकी इकाई एरिक है ये बताना है। ठीक है, तो जो एरिक इकाई है वो किसकी है? वो है NCERT की। देखिए, अब जो NCERT है यहाँ पे इसके 7 और 8 यहाँ पे, ठीक है, इसकी इकाइयाँ हैं जिनमें से हम जानते हैं। देखिए कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। पहली जो इकाई है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट, एक मिनट, हाँ, जो फर्स्ट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसका नाम है NIE, ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, CIET, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में ही। फिर है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, इसे PSSCIVE बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है भोपाल में। फोर्थ जो है वह है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, RIE, इसका शॉर्ट नेम है, और इसका जो हेडक्वार्टर वह है अजमेर में है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE, इसका है भोपाल में। ठीक है, फिर है 6 नंबर पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE, जो है ये है भुवनेश्वर में। और फिर एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है मैसूर में। ठीक है, और फिर एक और यहाँ पे जो है ये शिलोंग में दे रखा है। ठीक है, तो आपने ये 8 जो नाम है इनको देख लेना एक बार। ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन, मुश्किल ही है कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन आने की उम्मीदें रहती हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है, एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, मतलब कि किसकी फुल फॉर्म है? NCERT की ही ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसीलिए क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है और यूकेपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 1961, 56, 64 एंड 86। तो जो राइट आंसर है, आप में से बहुत से लोग इसका आंसर जानते भी होंगे, जो कि है 1961 में। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ NCERT के बारे में। देखिए, तो जो NCERT है, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एवं एक मिनट एवं प्रशिक्षण, ठीक है, परिषद, NCERT इसका पूरा नाम है। और स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए इसका यहाँ पर इसको बनाया गया है। एक मिनट। तो स्कूली शिक्षा में जितने भी गुणात्मक सुधार करने हैं और जो कार्यक्रमों पर जो केंद्र, ठीक है, और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह के लिए भारत सरकार द्वारा इसे 1961 में स्थापित किया गया था। और यह एक स्वायत्त संगठन है, यानी कि ऑटोनमस बॉडी है। मतलब इसमें क्या है, इसके अपने ही रूल्स हैं और जिनको ये खुद ही फॉलो करता है, करवाता है। ठीक है, NCERT और इसकी जो घटक इकाइयाँ हैं, उनके प्रमुख जो उद्देश्य, इनकी जो घटक इकाइयाँ हैं, जैसे कि हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा है, तो उनके कुछ उद्देश्य हैं जो कि निम्नलिखित बताए गए हैं। ठीक है, देखिए, पहला जो उद्देश्य है वह है कि स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, यानी कि रिसर्च करना कि स्कूल एजुकेशन को कैसे और बेटर बनाया जाए, उनकी सहायता करना, इसे बढ़ावा देना और समन्वय करना, यानी कि यहाँ पे क्या करना? कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, स्कूली शिक्षा में जो जितने भी अलग अलग तरह के लेवल होते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है और टीचर्स के बीच में है, ठीक है, तो इनमें सब में क्या करना है? एक कोऑर्डिनेशन करना है, इसको हमें बढ़ावा देने के लिए काम करता है NCERT। फिर सेकंड है मॉडल जो है पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, यानी कि जो मॉडल NCERT जो बुक्स होती हैं, पूरक सामग्री है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं, और जो इससे जुड़ी हुई बाकी जो साहित्य तैयार और प्रकाशित करना। ठीक है, इनसे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, इनके यहाँ पे लिटरेचर फॉर्म्स और इनको पब्लिश करवाने का काम भी किसका होता है? NCERT का ही होता है। ठीक है, फिर क्या करता है? शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना। ठीक है, सेवा से पहले, जैसे कि जो BEd जो वगैरह के जो कोर्स वगैरह होते हैं ऐसे, और सेवाकालीन यानी कि सेवा के दौरान जो उनमें
सेवाकालीन और सेवा पूर्व जो कोर्स वगैरह होते हैं उनको ये आयोजित करवाता है। कौन ये करवाता है? NCERT। ठीक है। साथ में देखिए फिर है नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास और प्रसार करना। NCERT का काम है कि वो जो नई शैक्षिक तकनीकें यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और जो पैटर्न है उनको लेके आए, उनको डेवलप करे और उनको स्कूल के माध्यम से देश के हर एक कोने तक पहुंचाए। अगला इसका काम जो बताया गया है वह है राज्य शैक्षिक विभागों, ठीक है, राज्य शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों यानी कि जो सरकारी संगठन नहीं है, ठीक है, और जो अन्य शैक्षिक संस्थान हैं उनके साथ सहयोग और क्या करना, एक नेटवर्क को स्थापित करना, इसका एक काम यह भी है। क्वेश्चन देखिए, अब जो 6 यहाँ पे बात बताई गई वो बोला गया है स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और सूचनाओं के लिए एक समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना। मतलब जितनी स्कूली शिक्षा से संबंधित जो भी काम है, ठीक है, जो भी काम है, ठीक है, और उनमें जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, तो उसमें क्या होगा, एक बीच में हब की तरह काम करता है, ठीक है, जो एक जगह की सूचनाओं को अलग अलग जगहों पर क्या करता है, भेजता है। ये काम किसका है? ये काम भी NCERT का ही है। ठीक है। फिर एक यहाँ पे काम और बताया गया है वो है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, यानी कि जो शुरुआती शिक्षा होती है उसके सार्वभौमिकरण मतलब कि सब जगह तक उसको पहुँचाना, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है। सॉरी। ठीक है। तो ये थे कुछ NCERT के काम। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है NCERT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? जो पहला कथन बताया गया, देखिए पहला कथन है NCERT एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है। दूसरा कथन है NCERT भारत में संपूर्ण स्कूल प्रणाली को नियंत्रित करता है। और तीसरा कथन है NCERT प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ठीक है। जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इन तीनों को देखा था कि NCERT एक स्वायत्त संस्था है। जी ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्या है, एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है। फिर NCERT भारत में संपूर्ण स्कूली प्रणाली को नियंत्रित करता है, ये भी सही है एकदम। ठीक है। फिर NCERT प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि जो बेसिक एजुकेशन होती है इसके सार्वभौमिकरण के लिए काम करता है और इसके लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करता है, तो ये भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज एक्शन जो स्टेटमेंट्स हैं आर ट्रू, मतलब तीनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हुए। ठीक है। कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है कि अगर हमने अगर थोड़ा डीप में पढ़ा है NCERT को तो हम ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। बाकी इसको अगर हम एक लॉजिकल बेस पे भी ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि NCERT के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का उपयोग कर रहा है? ठीक है, माने कि कौन सा क्षेत्र है जहां NCERT मनोविज्ञान साइकोलॉजी का यूज़ कर रहा है? ठीक है। पहला है पाठ्य पुस्तकों की तैयारी। ठीक है, ये 1956 यहाँ नहीं होगा। हाँ, फिर है स्कूली संगठन में विषय निर्धारण करने में या फिर वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करने में। इन चारों में से किस में जो है NCERT मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का यूज़ कर रहा है, जहाँ पे दिमाग मनोवैज्ञानिक जो चीज़ें हैं उनका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए अगर हमें मनोविज्ञान यूज़ करना है तो क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में। ठीक है। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? सही जवाब है इसका पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में। पाठ्य पुस्तक यानी कि जो टेक्स्ट बुक होती हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है कि भाई किस लेवल के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, किस लेवल की यहाँ पर देखो क्या रखी जाए, क्या लैंग्वेज सेट होनी चाहिए, ठीक है, कितनी लैंग्वेज आसानी से समझ जाएगा, किस तरह के वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए उसमें, मतलब कि शब्दों का यूज़ करें, ठीक है, उसमें डायग्राम होने चाहिए या कितने होने चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जो काम हो रहा है वो किसमें होगा? सिर्फ पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में ही होगा। तो मनोविज्ञान का यूज़ कहाँ कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में ही कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है NCERT के अनुसार स्कूल प्रशासक के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण क्या है? यानी कि जो स्कूल का प्रशासक जो वर्ग है उसके लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? उसके अंदर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लीडरशिप होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए या फिर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है।
ठीक है। तो देखिए जो स्कूल ये जो प्रशासक है उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण काम क्या होगा, देखो प्रशासक का मतलब जो होता है तो सबको क्या कर रहा है, देखिए प्रशासक का मतलब एक यहाँ पे प्रशासक है, ठीक है, और वो उसके नीचे बहुत सारे लोग होंगे काम करने वाले, ठीक है, और उन्हें उसे उस सब लोगों को क्या करना है, एक राइट डायरेक्शन में काम करवाना है। तो इनके इसमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण गुण होगा, वो क्या होगा, लीडरशिप, क्योंकि लीडर है ना, ये क्या है उनका लीडर है एक तरीके से, ठीक है। तो कौन सा वर्ग होगा, कौन सा गुण होना चाहिए, लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व जिसे बोलते हैं, नेतृत्व करना, ठीक है। तो ये गुण, ठीक है, होना चाहिए किसी स्कूल प्रशासक के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि यदि तीन आपस में जुड़े हंसों का एनसीईआरटी लोगो, ठीक है, तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है जिसके आधार पर एनसीईआरटी कार्य करता है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का एक पहलू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने देखा होगा एनसीईआरटी का लोगो, चलिए एक बार एनसीईआरटी का लोगो देख लेते हैं, ठीक है। यह है देखिए एनसीईआरटी का लोगो, ठीक है, ये एनसीईआरटी का लोगो है। इसमें देखिए आप ध्यान से देखेंगे आपको तीन हंस दिखाई देंगे, ठीक है, एक दो और ये तीन हंस दिखाई देंगे, ठीक है, तीन हंस से बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनसीईआरटी के लोगों में कौन सा पक्षी दिखाया गया है, तो कौन सा पक्षी है, इसमें हंस दिखाया गया है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि भाई कितने हंस दिखाए गए हैं एनसीईआरटी के लोगों में, तो कितने हंस है इसमें तीन हंस है, ठीक है। क्या हंसों के अलावा कुछ और है, नहीं, कुछ और नहीं है, ठीक है। आइए जरा एक बार इसको जान लेते हैं। तो एनसीईआरटी का जो लोगो है इसको मनु भाई छगनलाल गज्जर द्वारा 1961 में ही इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। यहाँ पे दो तीन फैक्ट आपके सामने आ गए। पहला फैक्ट तो ये है कि जो भाई ये लोगो है ये किसने बनाया था, किसने डिज़ाइन किया था, तो जो लोगो डिज़ाइन किया था मनु भाई छगनलाल गज्जर जी ने, ठीक है। कब, 1961 में डिज़ाइन किया था, और कहाँ डिज़ाइन किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में से डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये डिज़ाइन है तीसरी शताब्दी तक ईसा पूर्व के अशोक काल के अवशेष में से लिया गया है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से लिया गया है, ये अशोक जो काल है, अशोका का जो समय था वहाँ के अवशेषों से लिया गया है, जो कि कर्नाटक के रायचूर जिले से मास्की के पास, मास्की की जगह वहाँ के उसके पास खुदाई जो की थी वहाँ पाया गया था ये अवशेष, ठीक है। और वहाँ से इसको लिया गया है, इस लोगों को वहाँ से लिया गया है, ठीक है। फिर है यह आदर्श वाक्य ईशा उपनिषद से लिया गया है, कौन सा, ईशा उपनिषद से लिया गया है, और इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या, देखिए, सीखने के माध्यम से शाश्वत जीवन, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, तो क्या इसका सीखने के माध्यम से शाश्वत जीवन, ठीक है, यहाँ पे इसका आदर्श वाक्य आ गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो देखिए अब आगे बताया गया कि आपस में जुड़े जो तीन हंस हैं वे एनसीईआरटी के काम के तीन पहलुओं को दिखाते हैं, अर्थात इसमें तीन पहलू क्या है, अनुसंधान, ठीक है, रिसर्च, विकास, देखिए एक तो है अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एवं एंड डेवलपमेंट, फिर दूसरा है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और विस्तार, एक्सपेंशन करना, ठीक है, और इसके एकीकरण का प्रतीक है प्रशिक्षण और विस्तार, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पहलू दिखाए गए हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन देखिएगा अगर, तो फर्स्ट ऑप्शन है, एक मिनट दीजिएगा, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, ठीक है। फिर दूसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान और विकास, ठीक है, ये है अनुसंधान एवं विकास, ठीक है। अब जो थर्ड है यहाँ पे ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, ठीक है, ये है प्रशिक्षण, और यह है एक्सटेंशन यानी कि प्रसार, ठीक है। अभी देखिए अभी हमने देखा था कौन कौन से तीन थे, अनुसंधान विकास था इसका एक पहलू, प्रशिक्षण भी था और विस्तार भी था, इनके विस्तार या प्रसार भी था, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं, रिक्रूटमेंट इसका, ठीक है, आंसर सही हो जाएगा क्योंकि यह एक पहलू नहीं है एनसीईआरटी के जो लोगो है उसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी के बारे में और जान लेते हैं। हाँ, तो पूरा नाम जैसे आपको बताइए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, यह है पूरा नाम, ठीक है। सिद्धांत देखिए, इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत है विद्यामृत मस्नेतु, ठीक है, ये इसका सिद्धांत है, संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का शैक्षिक संस्थान है, सबको पता है एजुकेशन से जुड़ा हुआ संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है, वैधानिक स्थिति क्या है इसकी, अभी भी ये सक्रिय है, अभी भी काम कर रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, मेन उद्देश्य है शिक्षा में गुणवत्ता लेकर आना। ठीक है, अच्छा इसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, इसको रहने दीजिए। आधिकारिक भाषा की बात की जाए, यहाँ पे 3 आधिकारिक भाषाएं हैं यहाँ पे, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि भाई कौन कौन सी आधिकारिक भाषाएं हैं। एक तो है हिंदी है, अंग्रेजी है और उर्दू है। ठीक है। इसके जो निर्देशक हैं वह है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, इसके क्या है निर्देशक है। ठीक है। और जो इसका वेबसाइट है, ठीक है, वह है www.ncert.nic.in। ठीक है। कुछ और फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। देखिए एनसीईआरटी के जो वर्तमान निदेशक हैं, यानी कि जो वर्तमान इसके डायरेक्टर हैं, वो शिक्षाविद हैं, उनका नाम है प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति। ठीक है, ये इनके हैं वर्तमान जो निदेशक हैं वो हैं। सितंबर 2015 से इस पद पर ही बने हुए हैं। उनके कार्यकाल में अब तक जो इनका कार्यकाल था अब तक इसमें जो एनसीईआरटी ने क्या क्या काम किया है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में व्यापक सुधार लाए हैं। ठीक है। और बहुत सारे इनसे जुड़े हुए परिवर्तन भी किए गए हैं। ठीक है। फिर एक फैक्ट और यहाँ पे जानिए, 2023 में क्या था, एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम यानी कि उसके सिलेबस में पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री यानी कि जो एजुकेशनल जो यहाँ पर चीज़ें थी को अंतिम रूप देने के लिए लेखक और इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष, ठीक है, एक लेखक भी हैं और एक इन्फोसिस फाउंडेशन है उसके अध्यक्ष, ठीक है, मिसेस सुधा मूर्ति, और एक गायक हैं शंकर महादेवन और मंजुल भार्गव। ठीक है, इनके सहित 19 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। किस चीज़ के लिए, कक्षा 3 से लेकर 12 तक के जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तक है और शिक्षण सामग्री को अंतिम रूप देने के लिए, फाइनल टच देने के लिए। ठीक है। वर्ष 1963 में, देखिए साल 1963 में क्या था, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना। ठीक है, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं NTSS। क्या है शॉर्ट में इसका नाम, NTSS। ठीक है, यानी कि नेशनल टैलेंट, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे सर्च साइंस फॉर सर्च। ठीक है, ये बनेगा इसका NTSS के गठन के पीछे भी एनसीईआरटी का ही हाथ है, यानी कि जो NTSS का जो गठन है इसका, यानी कि इसका फॉर्मेशन है वो भी एनसीईआरटी द्वारा ही किया गया था कहीं ना कहीं। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज जो NTSS है, ठीक है, इसको वर्ष 1976 में शिक्षा के लिए 10+2+3 पैटर्न की शुरुआत के साथ एक बड़ा बदलाव आया था। ठीक है, कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या किया, इसका बदलाव जो आया, इसमें जो कार्यक्रम था NTSS का नाम बदलकर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना। ठीक है, प्लान, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना, पहले क्या था राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना, बाद में नाम क्या रखा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना कर दिया गया। ठीक है, और NTSE, ठीक है, पहले था NTSS, अब बना NTSE परीक्षा अब जो थी 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए आयोजित की जाएगी। वर्तमान में जो NCET है, यानी कि जो अभी एट प्रेजेंट टाइम बात करें, जो NTSE जो परीक्षा है भारत में केवल 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 2 चरणों में आयोजित की जाती है। अभी सिर्फ ये 10th लेवल तक होती है और वो भी 2 स्टेप्स में होती है, 2 चरणों में होती है। ठीक है, जिसमें से जो प्रत्येक होता है 100 अंक के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण और, ठीक है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, ठीक है, SAT से संबंधित विषय होते हैं। ठीक है। फिर एक चीज़ और जानिए यहाँ पे, 2021 में भारत सरकार द्वारा परिषद के पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए विभिन्न दिशा निर्देशों को निर्धारित करने वाला एक दस्तावेज तैयार करने के लिए पूर्व इसरो जो प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये के कस्तूरी रंगन है ये क्या थे, ये पूर्व इसरो यानी कि जो हमारी भारत की स्पेस एजेंसी है उसके जो प्रमुख रहे हैं। देखिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। ठीक है, और जिसने NCERT पाठ्यपुस्तकों की संशोधन प्रक्रिया शुरू की गई थी, यानी कि जो NCERT की जो बुक्स होती हैं हमारी NCERT की, उनमें अगर कहीं पर कोई भी त्रुटि है या कहीं पर कोई करेक्शन करना है तो वो देखने का काम के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, के कस्तूरी रंगन को बनाया गया, जिसकी नाम इनके नाम पर ही उसे बोलते हैं के कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है। अच्छा, तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे, एक आध NCERT में देख लें। देखिए जैसे आपको बताया कि भाई NCERT जो है
इसकी जो खोज है, ठीक है, वो कब हुई थी? सॉरी, खोज नहीं, इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी फॉर्मेशन की गई थी 1961 में। कब की गई थी? 1961 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पे अब एक दो और जान लेते हैं, ठीक है। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, 1 मिनट। NCTE का पूरा नाम और इसकी फॉर्मेशन कब हुआ था? IGNOU यानी कि इग्नू, इसका पूरा नाम क्या है और इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? ठीक है। और बता सकते, और कौन सा बताएंगे आप? दो काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, एक और, IIAS, इसका पूरा नाम और इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? ठीक है। तो देखिए, IIAS जो है 1964 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका पूरा नाम है भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान। क्या नाम है इसका पूरा? इसका नाम है पूरा भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, इग्नू की बात की जाए, ठीक है, तो इसको तो सभी लोग परिचित हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा ही। तो और इसके जो फॉर्मेशन था वो था 1995 में। सभी को पता, इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर है हमारा NCTE। ठीक है, NCTE इसका किया गया था 1985 में फॉर्मेशन। और NCTE का पूरा नाम बता दीजिए एक बार। NCTE का पूरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षक मानक परिषद, सॉरी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, क्या नाम है इसका पूरा? इसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा और परिषद। ठीक है, इसका पूरा नाम है, NCTE का नाम पूरा। ठीक है, और NCTE को क्या बोलते हैं और? ठीक है, हाँ, तो यही है। यहाँ तक हो चुका है हमारा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो NCERT है, ठीक है, ये राज्य शिक्षा विभाग है। राज्य शिक्षा विभाग जो है, ठीक है, ये इनके साथ काम करता है। ठीक है, राज्य शिक्षा विभाग के साथ काम करता है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो किसके सुधार के लिए काम करते हैं? NCERT और राज्य के जो शिक्षा विभाग हैं, हर स्टेट का अपना एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, ऑप्शन देते हैं आपको, तो ऑप्शन बताइए मुझे। टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करते हैं क्या? टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। दूसरा बता दीजिए, क्या ये हायर एजुकेशन के लिए काम करते हैं? ठीक है, हायर स्कूल एजुकेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है। थर्ड है, फिर बता दीजिए, क्या यहाँ पे ये मिडिल जो होती है हमारी एजुकेशन, उसके लिए काम करते हैं, या फिर ये सिर्फ स्कूल एजुकेशन के लिए काम करते हैं? स्कूल एजुकेशन के लिए। तो देखिए, जो सही जवाब है वो है सिर्फ स्कूल एजुकेशन के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, NCERT जो है स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है। ठीक है, हाँ, तो ये थे भाई हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट NCERT। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए होंगे इस वीडियो में हम। और अगर ऐसे ही वीडियो को आपने और देखना है और चाहते हैं ऐसी वीडियो आते रहे चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंकिंग, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।